नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। यह है आपकी हिस्ट्री की अगली क्लास। इससे पहले वाली क्लास में हमने मध्य पाषाण काल पढ़ना प्रारंभ किया था। ये उससे आगे की क्लास है मध्य पाषाण कालीन स्थल। इसमें हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से स्थल हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। खूब सारे सवाल आते हैं, खासकर स्टेट परीक्षाओं में तो खूब आते हैं। ठीक है, यूपीएससी भी पूछती है। यूपीएससी का तरीका ये है कि वो थोड़ा कान घुमा के ऐंठती है। इसका मतलब कि वो थोड़ा आपसे डीप में जाकर के पूछती है, डायनेमिक करके पूछती है। लेकिन स्टेट पीसीएस वाले तो एकदम सीधे सीधे पूछ लेते हैं कि ये स्थल कहाँ पर है और इनसे कौन सी चीज़ें प्राप्त हुई हैं। यूपीएससी थोड़ा सा आपसे घुमा करके पूछेगी, लेकिन अगर ध्यान से देखेंगे तो यूपीएससी भी कवर कर लेंगे आप और स्टेट पीसीएस भी। ठीक है, तो चलिए हेडिंग पहले है हमारा मध्य पाषाण कालीन स्थल। आपसे शिकायत ये है कि आप वीडियो को ना लाइक करते हैं ना शेयर करते हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ, इस बात को एडमिट करता हूँ कि बीच में कई टेक्निकल वजहों से, मेरे व्यक्तिगत कारणों से क्लास की तारतम्यता बिगड़ी, लेकिन मैं फिर से उसको अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ। जो चीज़ें छूटी हुई हैं उसको पढ़ाने की बात कर रहा हूँ, पढ़ा भी रहा हूँ, लगातार आपको क्लास भी मिल रही है। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, क्योंकि आप अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो कैसे चल पाएगा। ठीक है, तो इसलिए हर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए, क्योंकि अगर ये काम आप नहीं करेंगे तो ये कैसे चलेगा। ये संस्था आपके उस लाइक और शेयर से ही चलता है, जो बैठ करके बिना कोई पैसा खर्चा किए आप कर देते हैं। ठीक है, तो इतने में आपका कोई नुकसान नहीं होता है। आप लाइक शेयर करते हैं, कुछ अन्य लोगों के पास वो वीडियो पहुँच जाता है और वो भी उसको देखते हैं, उसका लाभ ले पाते हैं। ठीक है, चलिए मध्य पाषाण कालीन स्थल। अब इसको हम स्टेट वाइज डिवाइड कर लेते हैं कि मध्य पाषाण कालीन स्थल कहाँ कहाँ मिले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, और उसके बाद में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और भी जो है कर्नाटक वगैरह में भी स्थल मिले हैं, लेकिन मुख्य यही है। ठीक है, कर्नाटक में भी कुछ स्थल मिले हैं, लेकिन जो मुख्य इनसे सवाल पूछे जाते हैं उनकी ही चर्चा हम करेंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा जो है इतिहास को यहाँ पर हम ऑप्शनल सब्जेक्ट के तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं, जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। ऑप्शनल वाले पढ़ते हैं, सब कुछ पढ़ना पड़ता है उनको, क्योंकि वो उनका वैकल्पिक विषय होता है, वो कहीं से सवाल पूछ सकते हैं वैकल्पिक विषय में। लेकिन जीएस का जो क्षेत्र है वो थोड़ा छोटा होता है, क्योंकि उनको अन्य विषयों से भी सवाल पूछने होते हैं। इतना डीप में जाएंगे तो सवाल नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो गुजरात में एक स्थान है लंगराज। ठीक है, लंगराज गुजरात। राजस्थान में बागौर और सांभर, बागौर और सांभर। मध्य प्रदेश में आदमगढ़, आदमगढ़। उत्तर प्रदेश में दो क्षेत्रों में मध्य पाषाण कालीन स्थल पाए जाते हैं। एक तो विंध्यन क्षेत्र, विंध्यन पर्वत का क्षेत्र। ठीक है, विंध्यन पर्वत का क्षेत्र, इसमें आपके 3 स्थान हैं। लिखैया, इसके अलावा मोरहाना, लिखैया, मोरहाना और बदली खोर। ठीक है ना, ये 3 स्थान कहाँ हैं? ये विंध्यन पर्वत के क्षेत्र में है और यूपी के ही पार्ट में है। ठीक है, कहाँ पर? मिर्जापुर साइड में। ठीक है, मिर्जापुर और जो नीचे सोनभद्र वाला इलाका है उस तरफ है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में 3 मध्य पाषाणिक स्थल और हैं। सरायनहर, बहुत महत्वपूर्ण है, खूब सारे सवाल आते हैं और यूपी पीसीएस ने कई बार यहाँ से सवाल बनाए हैं, उनका फेवरेट टॉपिक बन गया है। वो सवाल पूछते ही पूछते हैं, यूपीएससी ने भी कई बार सवाल पूछा है। ठीक है, सरायनहर, महदहा और इसके अलावा दमदमा।
ठीक है, दमदमा। ये इतने स्थल हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं और परीक्षा के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। बहुत सारे सवाल इससे आए हैं और जहाँ से सवाल आए हैं वहाँ से आने की संभावना भी होती है। ठीक है, अब चलिए एक एक करके ये समझने की कोशिश करते हैं कि इन स्थलों की विशेषता क्या है, इनसे किस किस प्रकार के सवाल बन सकते हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। और इनमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ें पाई गई हैं जिससे यह पता चलता है कि मध्य पाषाणकालीन मानव किस प्रकार था, उसका समाज किस तरीके से था, उसका सोसाइटी कैसी थी, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। लंघराज, बागौर, सांभर, आधमगढ़ और विंध्य पर्वत क्षेत्र के 3 और प्रतापगढ़ के 3। ठीक है, तो इनको एक एक करके हम समझते हैं कि यहाँ पर क्या क्या पाए गए हैं। ठीक है, लंघनाज पहले देखते हैं कि लंघनाज से क्या पाया गया है। ये लंघनाज है, इसको आप करेक्ट कर लेंगे, लंघनाज। ठीक है, लंघनाज से 14 नर कंकाल मिले हैं। 14 नर कंकाल मिले हैं। ठीक है, लंघनाज कहाँ पर है? गुजरात में। 14 नर कंकाल से मिले हैं। 8 गर्त चूल्हे मिले हैं। गर्त चूल्हे मिले हैं 8। अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि ये कैसे, इससे कोई इतिहासकार विश्लेषण कर लेता है कि उस वक्त का समाज कैसा रहा होगा। ठीक है, तो ये तरीका होता है कि जैसे 8 चूल्हे अगर आपको इकट्ठे मिल रहे हैं, मान लीजिए आप किसी एक स्थल की खुदाई करते हैं जहां पर आपको एक घर जैसी संरचना मिलती है, या ऐसा मिलता है कि यहाँ पर इंसानी बस्ती रही होगी। अब अगर वहाँ पर 8 चूल्हे आपको मिल रहे हैं तो इससे यह समझ लेना कठिन नहीं है कि लोगों का एक समूह यहाँ रहता होगा। हो सकता है कि वो परिवार के जैसा हो, यानी कि जो मॉडर्न स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली है ऐसा कुछ रहा हो, या हो सकता है कि एक सोसाइटी टाइप का रहा हो जहाँ पर 8 अलग अलग परिवार रहे हों और उनका भोजन एक साथ बनता हो, या ये हो सकता है कि एक ही परिवार में जो है लोग अलग अलग अपना भोजन बना रहे हों। यानी कि 8 चूल्हे जहाँ पर भोजन बन रहा है अगर इकट्ठे मिल रहे हैं तो ये किस बात का संकेत है? लोगों के समूह का संकेत है। इतिहासकार भी इसी तरीके से विश्लेषण करते हैं और फिर इतिहास को लिखते हैं। पुरातात्विक साक्ष्य जो हैं वो सिर्फ विश्लेषण पर ही आधारित होते हैं, कोई प्रूफ उनका नहीं होता है। इसीलिए इतिहास हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। इतिहास कभी जो है निरपेक्ष नहीं हो सकता है कि उसमें कोई बदलाव नहीं। इतिहास हमेशा सापेक्ष होता है और वो विचारों के सापेक्ष होता है। अगर मैं हूँ तो मैं दूसरे तरीके से विश्लेषण करूँगा, अगर आप होंगे तो आप दूसरे तरीके से विश्लेषण करेंगे। यानी कि ये वस्तुनिष्ठ ना होकर के व्यक्तिनिष्ठ होता है, सब्जेक्टिव होता है। तो हर व्यक्ति अपने मुताबिक इसका विश्लेषण करता है। अब एग्जांपल ले लीजिए कि 8 गर्त चूल्हे अगर आपको मिले कहीं पर, तो आप इसका विश्लेषण किस तरीके से कर सकते हैं? मैं कहूँगा कि ये परिवार का एक संरचना है, आप कहेंगे कि नहीं परिवार का नहीं, ये कोई एक सामूहिक अनुष्ठान का भी हो सकता है। भाई सामूहिक अनुष्ठान में बहुत सारे लोग इकट्ठे आते हैं, बहुत सारे लोगों का भोजन बनता है, तो कई चूल्हे बनाए गए होंगे। अब यहीं पर देख लीजिए कि एक तो मैं कह रहा हूँ कि दिनचर्या रही होगी बहुत सारे लोगों की, लेकिन आप कह रहे हैं कि एक जो है सामाजिक अनुष्ठान रहा होगा, तो हो गए ना दो मत यहीं पर। इतिहास इसीलिए हमेशा कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। बस यही है कि उसके इर्द गिर्द जब कहानियाँ लिखी जाती हैं तो ये मान लिया जाता है कि हाँ ऐसा ही कुछ होगा, लेकिन एग्जैक्टली किसी को कुछ पता नहीं होता है। हाँ, लेकिन इसके अलावा जो लेखनीय जो है साक्ष्य मिलते हैं, साहित्य मिलते हैं, उनकी प्रामाणिकता थोड़े ज़्यादा होती है। ठीक है, उनकी प्रामाणिकता थोड़ी ज़्यादा होती है। हालांकि वो जो है किस स्रोत से लिए गए हैं, कहाँ पर मिला है, अगर वो सारी चीज़ें उपलब्ध होती हैं। जैसे जब आप ऐतिहासिक पीरियड में आते हैं, आपको बहुत सारे स्तूप मिलते हैं, शिलाखंड मिलते हैं, उनमें जो चीज़ें लिखी गई हैं, जिन लिपियों को पढ़ लिया गया है, उनकी प्रामाणिकता थोड़े ज़्यादा होती है। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं। सांभर और बागौर, इनकी भूमिका जो है, इनमें महत्वपूर्ण बात क्या है? तो बागौर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, बागौर से पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। कल वाली क्लास में आपने पढ़ा था कि पशुपालन के जो है प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मध्य पाषाण काल से। तो ये उन्हीं स्थलों में से एक है, मध्य पाषाण काल के स्थलों में से। यहाँ से पशुपालन के
प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। और सिर्फ यहीं से नहीं, आदमगढ़ से भी। ठीक है, आदमगढ़ की विशेषता ये है कि यहाँ से भी पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, आदमगढ़ कहाँ है? मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिला में। और बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, राजस्थान में। ठीक है, सांभर से आपके प्राचीनतम वनस्पतियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, प्राचीनतम वनस्पतियों के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, प्राचीनतम वनस्पतियों के साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? सांभर से। चलिए, अब हम आ जाते हैं उत्तर प्रदेश वाले पे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। स्थल भी ज़्यादा हैं और इनकी महत्ता इसलिए ज़्यादा है क्योंकि यहाँ पर घटनाएं भी ज़्यादा घटी हैं पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर। इसलिए सवाल भी यहाँ से यूपीएससी भी खूब बनाती है और उत्तर प्रदेश स्टेट पीसीएस में तो पूछा ही जाता है। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ और अब उत्तर प्रदेश के जो स्थल हैं उनकी देखते हैं। ठीक है, अगर आपने नोट ना किया हो तो वीडियो को पीछे कर लीजिए और उसको नोट कर लीजिए पॉज करके, उसके बाद में फिर आगे बढ़िए। तो सबसे पहले देखेंगे सराय नहर। सबसे पहले सराय नहर। सराय नहर की विशेषता क्या है? अब इसको आप पॉइंट वाइज नोट करते हुए चलेंगे। यहां पर 37 नर कंकाल मिले हैं एक साथ। सैंतीस नर कंकालों का एक साथ मिलना किस बात की ओर इंगित करता है? ये इस बात की ओर इंगित करता है कि हो सकता है कि इनके ऊपर कोई बड़ा हमला हुआ हो। ठीक है, या कोई व्यापक महामारी, ठीक है, हो सकता है व्यापक महामारी हो, एक साथ लोग सब निपट गए हो, बड़ा कोई हमला हुआ हो किसी बाहरी के द्वारा। ठीक है, या इसके अलावा सामूहिक नरसंहार। भाई अगर आपको इकट्ठे बहुत सारी लाश का जो है वो मिल जाए, या लाश मिल जाए या उसे कंकाल मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए कि आपको लगे कि यहाँ पर 37, 38, 40 लोगों का लाश था कभी पर, तो उससे आप क्या आकलन करेंगे? आप यही सारा आकलन करेंगे ना कि हो सकता है कोई बड़ा हमला हुआ हो, ये सारे लोग उसमें मारे गए हों, या ये हो सकता है कि कोई व्यापक महामारी फैली हो और सब लोग मर गए हों, या इसके अलावा सामूहिक नरसंहार यानी किसी ने सबको मार दिया हो। यही सारे विकल्प खोजकर जो है खुलकर आपके सामने आते हैं। दूसरा है इसमें 4 शवों को एक साथ, 4 शवों को एक साथ दफनाया गया है। चार शवों को एक साथ दफनाया गया है। ये कहां पर? सराय नहर में। ये सवाल पूछा गया है और फिर से पूछा जाएगा। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि 4 शव एक साथ कहां पर दफनाया गया है, तो वो है आपका सराय नहर में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले में। यहाँ पर खास बात यह है, अभी वर्तमान में अगर आप किसी के अंत्येष्टि में गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जो वो बनाए जाते हैं शव को दफनाने के लिए, हिंदू धर्म में तो जलाया जाता है। ठीक है, या जिनकी शादी हो जाती है उनको जलाया जाता है, जिनकी शादी नहीं होती है उससे पहले ही अगर डेथ हो जाता है, यानी कि प्री मैरिज डेथ अगर है, तो उसे दफनाया जाता है या नदी में प्रवाहित किया जाता है। तो जिसको दफनाया जाता है उनके जो वो होते हैं वो कुछ इस प्रकार बनाए जाते हैं। शवाधान कैसे होते हैं? आयताकार वर्गाकार टाइप के होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो सराय नहर है, यहाँ पर जो शवाधान है जहाँ पर शव को रखा गया है वो कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, यानी कि ना तो बिल्कुल गोलाकार है, कुछ इस प्रकार से आकृति पाई गई है। और थोड़ा अलग बात यह है, अभी वर्तमान समय में जब किसी की डेथ होती है तो उसको दक्षिण से उत्तर दिशा की तरफ लिटाया जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो बॉडीज मिली है, जो कंकाल मिले हैं, वो वेस्ट टू ईस्ट है।
यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर है, पश्चिम से पूरब की ओर है, अभी वर्तमान से अलग है ये, ठीक है। तो उसका भी कोई लॉजिक रहा होगा, ठीक है। बहुत डीप में जब आप इतिहास पढ़ेंगे तो उसका लॉजिक आपको मिलेगा, उतने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन जो यहाँ पर सावधान मिले हैं वो वेस्ट टू ईस्ट हैं, और यहाँ पर 4 सावधान एक साथ मिले हैं। अब 4 सावधानों का एक साथ मिलना कई सारे जो है और इंगित करता है कि ये हो सकता है कि वहाँ पर सती प्रथा जैसी कोई व्यवस्था रही हो, लेकिन उसके कोई लक्षण स्पष्ट दिखाई नहीं देते हैं। या ये हो सकता है, जैसे आप अभी वर्तमान में कोविड के पीरियड में देख रहे हैं कि बहुत सारे शवों को एक साथ दफनाया गया। वेस्टर्न कंट्रीज में, अमेरिका वगैरह में आपने देखा होगा, टीवीज में खबरें आई, खूब सारा आपने देखा होगा, फोटोज देखे होंगे कि बहुत सारे लाश को एक साथ दफनाया जाता है। महामारियों में ये होता है, ठीक है। जब कोई महामारी होती है तो ये होता है कि उससे किसी एक जगह, क्योंकि आप जब दफना रहे होते हैं तो मिट्टी वहाँ की खराब होती है, जो बीमारी उस मृतक व्यक्ति के शरीर में होगी वो मिट्टी में भी जा सकती है। इसीलिए कोशिश किया जाता है कि अधिक से अधिक लोगों को एक ही जगह पर दफनाया जाए ताकि ज़्यादा मिट्टी खराब ना हो। तो यह भी हो सकता है, अगर एक साथ कई 100 दफनाए गए हैं तो यह भी एक कारण हो सकता है कि कोई ऐसी बात रही हो, लेकिन कोई स्पष्टीकरण इस पर नहीं है। तीसरा जो है, गर्त चूल्हे भी पाए गए हैं। स्तंभ गर्त और गर्त चूल्हे दोनों पाए गए हैं। स्तंभ गर्त एवं गर्त चूल्हे, ठीक है। स्तंभ गर्त एवं गर्त चूल्हे पाए गए हैं, ठीक है। यह सराय नहर है। चलिए अब महदहा का देखते हैं कि महदहा की स्थिति क्या है। महदहा भी यहीं पर है, यानी कि इसी जिले में है। महदहा, महदहा में हड्डी के बने उपकरण एवं आभूषण मिले हैं जो पूरे मध्य पाषाण काल की एक पहचान है, ठीक है। शायद पिछली क्लास में मैंने आपको ये नहीं बताया था, मैं भूल गया था। तो जो हड्डी के उपकरण एवं जो है आभूषण हैं, ये बिल्कुल अलग करते हैं मध्य पाषाण काल को। इससे पहले आपने देखा था कि जो उच्च पुरा पाषाण काल था उसमें एक स्थल से आपको जो है मातृ देवी की मूर्ति मिली थी जो हड्डियों की बनी हुई थी, मानव कंकाल की बनी हुई थी, ठीक है। यहाँ पर जो है वो हड्डियों के उपकरण एवं उसके जो है आभूषण मिले हैं। कहाँ से? महदहा से। हड्डी के उपकरण एवं आभूषण, इसको आप नोट करते हुए चलेंगे। इतिहास आपका ऐसा तैयार होगा ना कि यूपीएससी हो या कोई स्टेट पीसीएस हो, सारे सवाल का जवाब आप दे पाएंगे। मैं तथ्य भी लिख रहा हूँ और उस तथ्य के पीछे की जो कहानी है वो भी आपको बता रहा हूँ। तो कहानी से यूपीएससी सवाल बनाती है, तथ्य से स्टेट पीसीएस बनाते हैं, आप दोनों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। हड्डियों के उपकरण एवं आभूषण मिले हैं, ठीक है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज है महदहा की, मृग श्रृंगों के छल्ले मिले हैं। मृग श्रृंगों के छल्ले मिले हैं। मृग श्रृंगों के छल्ले मिले हैं, ठीक है। तीसरा, युगल शवादाह मिले हैं, ठीक है। युगल शवादाह मिले हैं। शवधान कहें या शवदाह कहें, ठीक है। युगल शवदान का मतलब कि एक ऐसा शवदान, यानी कि जहां पर लाश रखी जाती है मरने के बाद में, जिसमें 2 मृतक हों, ठीक है। कितने मृतक हों? 2 मृतक हों। तो ऐसा कहां पर मिला है? महदहा में। सराय नहर में 4 मिले थे, अभी आपको दमदमा में 3 मिलेंगे, जिनमें 3 को एक साथ दफनाया गया है, ठीक है। तो यहां पर क्या है? युगल है, यानी कि 2 एक साथ हैं। एक स्त्री है, दूसरा पुरुष है। एक स्त्री है, दूसरा पुरुष है। अब इससे भी इस बात को जो है कहीं ना कहीं बल मिलता है कि हो सकता है कि सती प्रथा जैसी कोई व्यवस्था रही हो, लेकिन कोई और प्रमाण ना होने के कारण स्पष्ट तौर पर कोई इतिहासकार इस बात को कहने से बचता है। सती प्रथा का पहला उल्लेख कहाँ मिलता है? 510 एडी में जो है भानु के एरण अभिलेख से, ठीक है। वो कब मिलता है? 510 एडी में। उससे पहले सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। युगल शवादाह मिले हैं कहाँ पे? महदहा से, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि दमदमा से क्या क्या मिला है। बाकी हमने सब पढ़ लिया है, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश का, ठीक है।
इससे बाहर मध्य पाषाण काल में कुछ भी आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। अब ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 99% जो है चीज़ें आप कवर कर ली है। कुछ एक स्थल हैं जो कर्नाटक में है या और एक आध स्थल है, उनको मैंने इसलिए छोड़ दिया क्योंकि वो महत्वपूर्ण तो ना है नहीं, उनसे सवाल नहीं पूछा जाता है। समय को भी बचाना है, स्मार्ट स्टडी करना है, ठीक है। दमदमा, यह भी आपका उत्तर प्रदेश में ही है, दमदमा, ठीक है। दमदमा से आपके 41 नर कंकाल मिले हैं। कितने? 41 नर कंकाल। इकतालीस नर कंकाल मिले हैं। कहां से? दमदमा से, ठीक है। 3 शव को एक साथ दफनाया गया है। तीन शव को एक साथ दफनाया गया है, ठीक है। सरायनगर में 4, मादहा में 2 और यहां पर 3, ठीक है। याद रखेंगे, इसे याद हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई बहुत कठिन है, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। 5 कब्र ऐसे मिले हैं जहां पर युगल है, यानी कि एक साथ 2 लोगों को दफनाया गया है, और 35 एकल शवाधान भी मिले हैं दमदमा से, ठीक है। तो इसको भी आप लिख लीजिए। 5 कब्रों में युगल शव और 35 यानी कि 35 शव ऐसे मिले हैं जो एकल है। 35 एकल शवाधान मिले हैं, ठीक है। तो ये था दमदमा के बारे में। आपने सारे स्थल एवं उनसे संबंधित बातें पढ़ ली, ठीक है। महत्वपूर्ण चीज जो इसमें है वो आपको याद रखना है कि मध्य पाषाण काल में आग का प्रयोग प्रारंभ हो जाता है। हड्डी के उपकरण पाए गए, छोटे उपकरण प्रयोग करने की वजह से इसको माइक्रोलिथिक संस्कृति कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा पशुपालन यहीं से प्रारंभ होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपने देख ली, बहुत महत्वपूर्ण ये था पिछला 2 क्लास। इससे सवाल बहुत सारे आते हैं। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे नवपाषाण काल, जो कि एक क्रांति है, ठीक है। एक क्रांति है, और क्रांति इसलिए है, क्रांति का मतलब ये होता है कि जब किसी परिस्थिति में अचानक परिवर्तन आए और उस परिवर्तन का व्यापक असर हो, तो उसे क्रांति कहते हैं। नवपाषाण काल में ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि कृषि प्रारंभ हो जाती है नवपाषाण काल में, पशुओं का व्यावसायिक व्यापार होने लगता है, और कृषि प्रारंभ होने की वजह से पूरा एक जो है सेटअप बन जाता है। जब कृषि होगी तो लोग वहाँ पर जो है अपना घर बनाएंगे, क्योंकि उनको फसल भी काटनी रहेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि नवपाषाण काल में इम्पॉर्टेंट है और एकदम नहीं होती ही। खूब सारे सवाल वहाँ से आते हैं। अगली क्लास में उसको पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत कीजिएगा। तारतम्यता अगर बनाए रखेंगे ना तो बहुत मजा आएगा इतिहास पढ़ने में, और कोई सवाल कभी गलत नहीं होगा। इतिहास बिल्कुल बोरिंग नहीं है, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ेंगे नवपाषाण काल। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी। मैं विशाल यादव, अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।